अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेहमान अब्दुल गफ्फार। और जनाब फरवरी का महीना शुरू हो गया जिसका पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। धड़ाधड़ पाकिस्तान की जो मैचेस की टिकटें हैं वो फरोख्त हो रही हैं। और अगर आप भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या डिजिटल पे तो प्लीज देर ना कीजिएगा, पीसीबी और आईसीसी की वेबसाइट पर जाएं और टिकट सिक्योर कर लें। फिर बाद में ये ना कहिएगा कि 96 के बाद पहली मर्तबा होने वाले आईसीसी इवेंट को आप देखने से ग्राउंड में महरूम रह गए हैं। ग्राउंड भी बड़े शानदार बने हैं जनाब। मुझे नेशनल कराची जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पर अभी काम थोड़ा बाकी है, लेकिन कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेनोवेट किया गया है। ऐसे लगता था जैसे रेस अगेंस्ट द टाइम है। लेकिन बहरहाल पीसीबी को यहां पर जो है क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक टफ फैसला लिया कि हमने स्टेडियम रेनोवेट करने हैं और दुनिया को अच्छे स्टेडियम में जो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करके दिखानी है। रावलपिंडी स्टेडियम भी मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन वहां भी जरूर हम जो है वो आपको अपडेट करेंगे आने वाले प्रोग्रामों में। लेकिन आज प्रोग्राम के आखिर में देखना मत भूलिएगा कि कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल कराची की इस वक्त नई शक्ल जो है वो क्या निकल कर आई है। लेकिन जनाब पहले बात कर लेते हैं स्क्वाड्स के हवाले से। और दुनिया की 60 टीमों के स्क्वाड अनाउंस करने के बाद पाकिस्तान ने सबसे आखिर में स्क्वाड अनाउंस किया। तनकीद काफी हो रही है क्योंकि 3-4 खिलाड़ियों की डायरेक्ट एंट्री हुई है। एक ओपनर मौजूद है, साई मजूब की ना होने से पहले शायकीन क्रिकेट थोड़ी सी मायूसी और परेशानी का शिकार हैं। और फिर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल है। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल भी समय में ज्वाइन कर रहे हैं। इकबाल भी बहुत शुक्रिया के लिए बहुत सारे स्क्वाड थे जिन पर आपसे मैंने बात की हुई है और आप निशानदेही करते थे कि ये मसला है ये मसला है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि शायकीन क्रिकेट भी इस स्क्वाड पर जो है वो काफी हैरान है, काफी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। क्या वो सही कर रहे हैं? देखें अब्दुल गफ्फार, मुनीर नियाजी के शेर का एक मिसरा है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो देर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा करता है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान हो पिछले साल, चाहे वो 50 ओवर्स के लिए स्क्वाड का ऐलान हो 2023 के, पाकिस्तान सबसे आखिर में आता है। और अब जो पाकिस्तान की टीम मुंतखब हुई है, हर तरफ से इसे तनकीद का हदफ बनाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये एक मुतवाज़िन टीम नहीं है, बैलेंस कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने खुद कहा कि एक ओपनर, रेगुलर ओपनर, वो भी रेगुलर ओपनर तब खेला आखिरी मर्तबा पाकिस्तान के लिए 11 नवंबर 2023 को ईडन गार्डन्स कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ, फखर जमान। और फिर उसके अलावा आपके पास जो अगर देखा जाए तो स्पिनर में सिर्फ एक अबरार अहमद है जो 4-5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। तो आपने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, आपने लोगों को अकोमोडेट किया है। आप मुझे बताएं उस्मान खान का क्या उनका रोल है। उस्मान खान 18 T20 खेले और उनका एवरेज उठा के देख लें 1.50 है। और T20 के प्लेयर को जिसने आज तक कोई वनडे नहीं खेला उसको आपने वनडे स्क्वाड का हिस्सा बना दिया, विकेट कीपर, बैट्समैन। फिर नौजवान विकेट कीपर क्या करेंगे? हसीबुल्लाह जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मोहम्मद हारिस जो कल तक आपकी आंख का तारा था, आप उसे चैंपियंस कप में भी कप्तान बनाए हुए थे, बाबर आजम उसकी कप्तानी में खेल रहे थे। कहां गया मोहम्मद हारिस? अगर यंगस्टर की तरफ आप जा रहे हैं, रोहेल नजीर कहां चला गया? रोहेल नजीर को भी आपने शाहीन का कप्तान बनाया। तो उस्मान खान कहां से कूद पड़े 30 बरस की उम्र में? इसी तरीके से तैयब ताहिर जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उनकी वो जुलाई में 32 बरस के हो जाएंगे, वो कहां से आ गए? और आपने 2 खिलाड़ियों को, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो पैराशूट के जरिए पाकिस्तानी टीम में कूद गए और उनका कहीं दूर तक नामो निशान नहीं था। मैं फहीम अशरफ के खिलाफ नहीं हूं, पाकिस्तान के लिए 2017 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फहीम अशरफ का दूर तक नामो निशान नहीं था। वो आखिरी अपना मैच वनडे जो थे वो सितंबर 2023 में भारत के खिलाफ खेले कोलंबो में और वो अचानक आ गए। तो फिर आमिर जमाल कहां चला गया? सुफियान मुकीम कहां चला गया? फिर खुशदिल शाह, उनके बारे में सिलेक्टर्स की ये राय है कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में छक्के लगा रहे थे, वो T20 में परफॉर्म कर रहे थे, जबकि इब्तिदाई 10 बैट्समैनों में भी वो BPL के शामिल नहीं है टॉप के, और उनको आपने पाकिस्तान टीम में रख लिया। 2022 में आखिरी वो वनडे खेले थे रॉटरडैम में अगेंस्ट हॉलैंड, और वो कहां से आ गए? कहते हैं कि जी वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डिसबैलेंस है और ये इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन 11 फरवरी आखिरी तारीख है कि रद्दोबदल हो सकता है। शायद सिलेक्टर्स जागे, शायद सिलेक्टर्स ये सोचे कि ये पाकिस्तान की टीम है, 24 करोड़ आवाम के दिल धड़कते हैं इस टीम के साथ, तो शायद वो कोई तब्दीली करें, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है।
इकबाल भाई, आपने मुनीर जाजी साहब का शेर सुना, हमेशा देर कर देता हूं, तो मुझे एक बात याद आ गई कि सबसे आखिर में कि हम टीम अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या ये देर आए दुरुस्त आए तो मुझे नहीं लग रही। फिर आप ये देखिए इकबाल भाई, रहनुमाई कीजिएगा, फिर तनवीर अहमद साहब की भी हम राय लेते हैं, बड़े वोकल हैं वो भी आपकी तरह, और सच बोलते हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल उनके दिल में जो होता है बोलते हैं। आप ये देखें कि मिडल ऑर्डर की बहुत चॉइसेस हैं, खुद दिलशाह, रिजवान, इसी तरह आप तैयब ताहिर की बात करें, सऊद शकील 2023 के बाद डायरेक्ट आ गए, तो क्या सारे हमने ओपनर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। शान मसूद अब टेस्ट के कप्तान है, मामूल हक की 9 सेंचुरियां, ठीक है उनके स्ट्राइक रेट पे इशू है, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर इकबाल भी आपको 50 ओवर भी खेलने होते हैं। फिर बाबर आजम को बतौर ओपनर खिलाने के हवाले से असद शफीक ने बात की, और इस पर भी जरा जाते जाते बता दीजिएगा, इस सवाल के हवाले से बात कर रहा हूं कि कल मोहसिन नकवी साहब ने जब परसों टीम अनाउंस होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे सिलेक्टर उनके साथ मौजूद थे, लेकिन प्रेस रिलीज आ गई, फिर असद शफीक की वीडियो आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, सवालात के जवाब नहीं लेने चाहिए थे। वही तो, ये खौफ है, किस बात का खौफ है? अगर आपने एक टीम का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया है तो आप मीडिया का सामना करें। आप प्रेस रिलीज के जरिए टीम का ऐलान कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। और आप मिडिल ऑर्डर में एक और बैट्समैन को भूल गए, सलमान अली आगा, जो आग का तारा बने हुए, जो वाइस कैप्टन थे व्हाइट बॉल क्रिकेट के। तो समझ में नहीं आ रहा, अब फिर वो वाइस कैप्टन है। आप मुझे बताएं ना कि ये टीम किसने मुंतखब की है, कहां गए आकिब जावेद? आकिब जावेद के बारे में कहा जाता है खरे आदमी है, ब्लंट है और मेरिट पर बात करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया? असद शफीक तो 12-13 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। अगर आपको और मुझे भी तनख्वाह मिलने लग जाए तो मैं भी घर में बैठकर एक वीडियो रिलीज कर दूंगा कि टीम में ओपनर एक ही है, कौन होगा। सर आप घर की बात करें, मुझे स्टूडियो में बुलाएंगे तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। हाँ, तो ये क्यों वजाहतें कर रहे हैं, लाखों रुपए लेकर वजाहतें कर रहे हैं। इस सिलेक्शन कमेटी को अगर आप देखें, आकिब जावेद चले एक सीजन्ड आदमी है, वो पहले भी सिलेक्टर रहे हैं, और आकिब जावेद आईसीसी के भी कोच रहे हैं, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली इतने बड़े बैट्समैन थे, उनको सिलेक्शन का कोई तजुर्बा नहीं। असद शफीक को मैच खिलाकर और वहाब रियाज से उनकी दोस्ती, उन्हें सिलेक्टर बना दिया गया। 10-12 लाख रुपए किसे बुरे लगते हैं। इसी तरीके से अलीम डार दुनिया के टॉप के अंपायर थे, बजाय इसके कि उनकी खिदमात अंपायरिंग के हवाले से हासिल की जाती, उन्हें जो है सिलेक्टर बना दिया। दुनिया में आप मुझे ऐसी एग्जांपल दे दें जहां अंपायर सिलेक्टर हो। और इसके अलावा हसन चीमा, वो एनालिस्ट है, उनके एनालिसिस कहां चले गए जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम हार गए? उनके एनालिसिस कहां चले गए जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गए? तो ये सिलेक्शन कमेटी इतनी सीजन नहीं है, तजुर्बाकार नहीं है, हर कोई अपने अपने लड़के को फिट करने के चक्कर में लगा हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का तवाजुन खराब हो गया। ठीक है, आपने बात की हसन चीमा की, तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तनवीर भाई, बड़ी अच्छी बात की ने क्रिकेटर्स के हवाले से, लेकिन मैं एनालिस्ट या डेटा की बात करूं तो फिर प्रेस रिलीज में डेटा नहीं होना चाहिए था कि फहीम अशरफ किस डेटा की बुनियाद पर आ गया आमिर जमाल की जगह, किस बुनियाद पर खुशदिल शाह का डेटा उनके हक में चला गया, किस बुनियाद पर जो है वो आपने जो है अचानक से मतलब आपकी एंट्री हो जाती है उस्मान खान की भी, जो वनडे नहीं खेले। तो डेटा का इस्तेमाल हो भी रहा है। और दूसरा, पहले आप भी इस स्क्वाड पर अपनी राय दे दीजिएगा, आपके ख्याल में ये स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की अहलियत रखता है? देखिए, मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान यही सवाल कर रहा है कि ये किस किस्म की सिलेक्शन कमेटी और किस किस्म की चैंपियन ट्रॉफी की टीम अनाउंस की गई है। मैं ये समझता हूं कि शायद आकिब जावेद साहब ने जो 2 मैचेस जितवाए इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो टर्निंग पिचेस बना के, उसके बाद मुझे लगता है सब डॉन समझने लगे आकिब जावेद साहब को, और शायद वो भी समझने लगे होंगे कि मैं डॉन हूँ, बस मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुला डुला इख्तियारात दे दिए गए हैं कि भाई आपकी मर्जी, आपने जिसको खिलाना है आपकी मर्जी, आपने जिसको कप्तान बनाना है आपकी मर्जी, जो लड़के सिलेक्ट करने हैं ये सब आपके अपने ऊपर है। तो जिसकी वजह हम लोग बार बार कहते हैं कि आपके अपने लोग जो हैं वो नई सिलेक्शन कमेटी में या कोचिंग स्टाफ में जो है वो आना चाहिए। यही आकिब जावेद साहब है जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इतना अरसा इन्होंने कोचिंग की, और इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोच जो हैं वो आकिब जावेद ही हमें नजर आते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का हर क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ या ज्यादा क्रिकेट खेला, उसको सिर्फ पाकिस्तान टीम का नशा चाहिए, चाहे वो कोचिंग स्टाफ का हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी का हो, चाहे बोर्ड में आना है, चाहे कुछ भी है। वो ये समझता है कि बस ये मेरा एम है। और आकिब जावेद साहब का वो पूरा हो गया, क्योंकि जब वकार यूनुस कोच हेड कोच थे तो वो असिस्टेंट कोच थे, वो हेड कोच तो नहीं थे, लेकिन पूरी कोशिश उन्होंने की और वो हेड कोच बन के उनका काम हो गया। दूसरी बात ये, मुझे ये बताएं, ये अजहर, हम तो डेटा को तो छोड़ दें, अलीम डार को तो साइड पे करें ना, ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है दोनों।
ये तीनों जो पाकिस्तान खेले हुए, इनकी जरा टेस्ट के मैचेस उठा के देखें, कितने कितने खेले हुए हैं इंटरनेशनल, इन तीनों ने कितनी कितनी खेली हुई है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिकेटर्स ने ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद की है। क्या इन तीनों को नजर नहीं आ रहा कि फ़हीम अशरफ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेन स्टोक है, जिसकी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से आप उसको उठा के पाकिस्तान टीम में ले आए, खुशदिल शाह 36 दफा टीम से बाहर हो चुका है, ठीक है। उस्मान खान को आप किस बेस पे लेके आए हो, किसके कहने पे लेके आए हो? ठीक है, क्या कप्तान के कहने पे लाए हो, क्या सिलेक्टर के कहने पे लाए हो, क्या कोच के कहने पे लेके आओ, किसके कहने पे? तनवीर यही मैं बात करता हूं, आप जवाब दे दें, फिर मैं इकबाल भाई की तरफ जा रहा हूं। जब इतनी बड़ी टीम अनाउंस कर रहे हैं, भारत ने देखे ना इतने अंडर फायर, इतनी शिकस्तों के बावजूद रोहित शर्मा और गड़कर बैठ के टीम अनाउंस करते हैं। रिजवान को, आकिब जावेद को कल टीम नहीं अनाउंस करनी चाहिए थी खुद? तनवीर जी बिल्कुल, खुद करनी चाहिए थी। आपने एक असद शफीक को सामने रख के, जो आपने सोशल मीडिया के थ्रू आपने टीम उसने सारा बताया टीम के बारे में। देखिए बात सुने, ये कौन सा तरीकेकार है यार? अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करो ना। ठीक है, आपका सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन है? आप आकिब जावेद ही है ना? जी। तो आके बात करो यार, ये कि हमने टीम सेलेक्ट की, भागते हैं सारे, वो इस वजह से भागते हैं क्योंकि सबको पता है। मुझे एक बात बताओ यार गफ्फार, आपके अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, एक जेन्युइन ओपनर है आपके पास, एक स्पिनर है, दूसरी टीमों के पास 3-3 4-4 स्पिनर। इंडिया को देखो, श्रीलंका आगे पीछे, अफगानिस्तान, सबको देखो। आप किस किस्म की टीम जो है अनाउंस कर रहे हैं? फिर मेरे जैसा बंदा तो यही बोलता ना कि पर्ची के ऊपर, डंडों के ऊपर आपने टीम सेलेक्ट की है, मेरिट की तो है ही नहीं। और जो लड़के बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका खेला, ऑस्ट्रेलिया खेला, जिम्बाब्वे जाके क्रिकेट खेली, उन लड़कों को क्या कसूर है? ठीक है, आप ऐसे लड़कों को टीम में लेके आ गए जिनकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम के अंदर। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मजीद बात करें। पुरान में खुशामदीद, बात करें जनाब हम चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। इकबाल भाई, सेकंड ऑप्शन के तौर पे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर तनवीर से, ऑप्शन क्या थे? बड़ी सीधी सी बात है सर, लोग ये कहते हैं कि चलिए आप किसी बिल्कुल यंग ओपनर को भी ले आते हैं, मतलब आप चाहे तो शान को ले आए या इमाम को ले आते, लेकिन ओपनर तो लाते जिसका काम उसी को साजे। फिर बाबर आजम नंबर 3 पर एक अरसे से खेलते आ रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आप अगर ओपन कराएंगे तो वो पहले ही थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे टेस्ट क्रिकेट में। सो ये सोच क्या है? आपको लगता है थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं हो गए? थोड़ा सा कहते हैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक भी हो रहे हैं। आपने बाबर आजम की बात की। बाबर आजम अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 2 मरतबा वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इनिंग्स ओपन कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है। बाद लोग ये सजेशन दे रहे हैं कि जी बाबर और फखर को रखें, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के। बाबर जो है बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं, इसलिए उन्हें रखें। अब ये किसकी मंतक थी? तनवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता, सिलेक्टर्स को फेस करना चाहिए ना। अब आप फ़हीम अशरफ की बात करें, राना फ़हीम अशरफ का ताल्लुक फूल नगर से है, जिसका पुराना नाम भाई फेरू है, और फूल नगर से ताल्लुक रखने वाले इन्हीं की फैमिली के राना मोहम्मद इकबाल पंजाब असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। अब से 1-1.25 साल पहले आपने भी तस्वीर देखी होगी, आजकल दोबारा सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि राना फ़हीम अशरफ जो है वो लंदन में जाकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलते हैं। कौन सा क्रिकेटर है जो इस तरह की तस्वीर को जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करता है? तो फिर लोगों के जहन में शुकूक और शुबात पैदा होते हैं कि कहीं राना साहब सियासी बुनियादों पर तो टीम में नहीं आ गए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो किस तरीके से आए, तरीक़ेकार गलत है। आमिर जमाल कहाँ चला गया? आप उसको लेकर घूम रहे थे। सुफियान मुकीम कहाँ चला गया? इरफान खान नियाजी कहाँ चला गया? इरफान खान नियाजी कहाँ चला गया? आप उसको खिलाते, जबरदस्त फील्डर है। अचानक उस्मान खान को मैं बताता हूँ इसलिए लाए कि वो एंटरटेनर है। जब टीम के सारे लड़के जमा होते हैं, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर वीडियो, मैंने भी देखी थी, वहां रियाज करता धरता थे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में वो लड़कों को हंसा रहे थे, उन जोक्स सुना रहे थे। तो क्या उनको जोक्स सुनाने के लिए रखा गया? 18 T20 में एक मिस सेंचुरी है उनकी। तो मैं तो हैरान होता हूँ, खुशदिल शाह किस खुशी में टीम में आ गए? अच्छे प्लेयर होंगे, BPL में मार होंगे, वहां का लेवल
लेवल देखे ना आप बीपीएल जी, में जी, जी। किस तरह के खिलाड़ी खेल रहे थे। आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने क्या किया, इरफान नियाजी को स्ट्राइक फोर्स का एक कैंप लगाया, अब्दुल रज़ाक छक्के लगाना सिखा रहे हैं। आप डोमेस्टिक सीजन के दौरान इस तरह का कैंप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल क्या ठीक। अब्दुल रज़ाक को अकोमोडेट कर रहे हैं फाइनेंशियली? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये मंतक कौन लेकर आया है, ये कौन मशवरे दे रहा है चेयरमैन पीसीबी को। ठीक है तनवीर, आपसे भी मेरे सवाल कि अगर साइम अयूब इंजर्ड हैं, ऐसे लगता है जैसे भारत में भी मैं एक साफी को सुना था कि साइम अयूब इंजर्ड के हुए पाकिस्तान के सिलेक्टर्स तो बिल्कुल बौखला गए हैं, वो पूरी टीम ही तब्दील कर दी। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में हम जीत कर आए हैं, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है रिसेंटली। लेकिन तनवीर, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर साइम अयूब की इंजरी के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन थे तो वो क्या थे? और दूसरा, इस स्क्वाड में पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपके ख्याल में किसको शामिल होना चाहिए था? जो प्लेयर शामिल हुए इनके हवाले से पहले, लेकिन ओपनर का सेकंड चॉइस बता दीजिए। देखें, बोखलाहट का शिकार कोई नहीं होता है, सब डंडे लगते हैं। हमेशा इवेंट में डंडे लगते हैं यहाँ पे, और कोई मसला नहीं है। हमेशा आपने देखा है जब भी कोई इवेंट होता है, आपकी जो टीम है वो देर से अनाउंस की जाती है। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो मुझे नजर आती है वो यही होता है, मेरा बंदा पाला है, मेरा बंदा कटाला है, उधर से आ जाएगी सोर्स, उधर से आ जाएगी सोर्स, ये चक्कर होता है। ठीक है, और आपके जो लोग हैं सब करते डरते हैं, वो अपनी सीटों पे बैठे रहते हैं, वो कहते हैं ठीक है करने दे, जो भी करने दे। अच्छा, मुझे सेकंड ओपनर तो बताया ना तनवीर, सेकंड ओपनर फिर कौन होना चाहिए था? आप क्या रहे? 30 लाख रुपए आ रहे हैं, अपनी सीट बचाओ भाई, सीधी सी बात है यार। अगर आप शान मसूद से ओपन करवाने के चक्कर में थे, जिसकी सिर्फ 9 मैचेस में 18 की एवरेज है, उसके बाद अगर आप बाबर से ओपन करवाने के चक्कर में या उस्मान के चक्कर में थे, तो इससे बेस्ट ओपनर तो आपके पास यार इमाम उल हक था। ये आप कह रहे हैं, आपने तनकीद की उनके ऊपर बहुत ज्यादा माजी में? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपने माजी में बड़ी तनकीद की हुई उन पर। नहीं, बिल्कुल मैंने की भी है। देखें यार, मैं अभी भी उन चीजों के ऊपर कायम हूँ जो मैंने बातें की हुई हैं। जी जी जी। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर अभी देखें, उसके बाद उसने परफॉर्मेंसेस तो ठीक ठाक दी है ना। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर आप एक ओपनर की बात करते हैं तो उसकी तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस 48 की एवरेज, 900, 20, 50 है उसके। और पाकिस्तान की कंडीशन में वो उसको देखा जाए तो इन सबसे अच्छी उसकी। तो वो टीम से बाहर क्यों है, क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए, मुझे तो लगता है पर्सनल इश्यूज है कोई, मुझे ऐसा लगता है। वरना तो वो टीम से बाहर नहीं होते, कोई पर्सनल इशू चल रहा है। आपको पता ना यार यहाँ पे क्या होता है, खारबाजियां निकाली जाती हैं, वो मुझे लगता है वो निकाली जा रही है, या उसको जानबूझ के तंग किया जा रहा है चीजों पे। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ ये चीजें हो रही है। वरना अगर आप ओडीआई की परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट चॉइस अगर आप सेकंड ओपनर की बात करते हैं साइम अयूब के बाद, तो मेरे ख्याल वो तो इमाम की जगह बनती है, उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई और है। ठीक है, कुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मजीद बात करें। कुरान में खुशामदीद। बात करें जनाब हम चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। इकबाल भाई, आपको बड़ी अंदर की खबरें मालूम होती हैं और आप बहुत अच्छी तरह इन बातों को जानते हैं। इमाम उल हक एक सरसे में जब रेगुलर खेल रहे थे तो बड़ी तनकीद होती थी कि शायद वो इंजमाम उल हक साहब की वजह से हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस थी, स्ट्राइक रेट का इशू था, लेकिन फिर अचानक हमने देखा आउट ऑफ फेवर हो गए। अभी भी अगर हम उनके स्टैट देख लें तो बड़े वर्ल्ड क्लास है, सिवाय स्ट्राइक रेट के अलावा। या अगर उन पर यह कहा जाता है कि थोड़ा सा वो अपने लिए खेलते हैं, थोड़ा सा, और ये लोगों की राय है, मैं उससे शायद मुत्तफिक ना हूं, लेकिन मेरा काम यहाँ पर उस चीज़ को सिर्फ प्रेजेंट करना है जो लोगों की राय है। आपके ख्याल में इमाम उल हक के बाहर होने की वजह क्या है, जबकि साइम अयूब भी अब अनफिट थे? पर्सनल इशू। इमाम उल हक के चचा हैं, और यही वजह है कि इमाम उल हक बाहर है। क्योंकि जब इमाम उल हक पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए थे, इंजमाम सेलेक्टर थे, लोगों ने कहा कि इंजमाम की वजह से वो पाकिस्तानी टीम में आए। तो अब कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो अब वही इमाम उल हक कि जिन्होंने 9 सेंचुरियां बनाई हैं, वो सिलेक्टर्स की आंख का तारा नहीं रहे। मैं तो समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि हम एक दूसरे से अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर स्कोर सेटल करेंगे तो टीम की कारकर्दगी जो है जवाल की तरफ गामजन होगी। और मेरे ख्याल में इस वक्त तो एक ओपनर, आप खुद देखें, इस सिलेक्शन कमेटी को लाखों रुपए महाना ले रहे हैं, कोई दूसरा ओपनर नहीं है पाकिस्तान में। अगर साइम अयूब अनफिट हो गया तो आपके पास कोई ओपनर ही नहीं है। फखर जमान को भी आपने पसंद नापसंद पर्सनल इशू की भेंट चढ़ाया ना, वरना उस मौके शिकायत नहीं करता डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला और उस वक्त के सीईओ सलमान नसीर की, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दौरे पर चला जाता। जब बहुत ज्यादा शोर मचा तो उसको टीम में ले आए। तो मेरे ख्याल में इस सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है? क्या कोई आपके पास ओपनर ही नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे खेलने वाला सिवाय फखर जमान के? तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर पसंद नापसंद बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। और मुझे लग रहा है इस टीम में तब्दीली होगी। अब्दुल गफ्फार जो मेरी छठी हिस्स कह रही है, 11 फरवरी आखिरी तारीख है, शायद किसी के कान पर जूं रेंग जाए,
शायद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इसका नोटिस लें, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां तकसीम की हैं। अब वहाब रियाज साहब दोबारा आ गए, आपको पता है वो स्टेडियम के दौरे पर भी साथ थे। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। ठीक है तनवीर, अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की तमाम विकेटों पे खेले हुए हैं, ये जो विकेटें आईसीसी के अंडर आएंगी, जब जाहिर बात है वो फिर ये आपको पूरा होम एडवांटेज नहीं मिलता, सिवाय इसके कि आप घर पे खेल रहे हैं, क्राउड आपका है, एनवायरनमेंट आपका है, आपके मुल्क में हो रहा है, लेकिन आईसीसी अपने तौर पे विकेटें बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि साजिद नुमान के लिए आपने स्क्वायर टर्नर बनाया और आप किसी को भी हरा दें। इन विकेटों के लिहाज से पाकिस्तान की अगर 11 चलें, अब जो सिलेक्ट हुई, अब उस बहस से निकल आते हैं। अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करूं, इन पिचेस पर आपके ख्याल में पाकिस्तान का ये बॉलिंग अटैक जिसमें हमारे फास्ट बॉलर ज्यादा हैं, क्या ये सूदमंद साबित होंगे? और दुनिया की दीगर टीमों को देखते हुए आपकी क्या राय है? देखिए, अमूमन आप हमेशा देखते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो भी होती है या पीएसएल की अगर हम बात करें, तो उसमें हमने ज्यादातर यही देखा है कि स्पिन पिचेस होती हैं, स्पिनर जो है वो बड़ा ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो लेकिन जो आईसीसी की आपने बात की है, उसमें तो फिर जाहिर सी बात है आईसीसी के अंडर में हर चीज हो जाएगी। तो वो तो मुझे ऐसा लगता है फिर ऐसी पिचें बनेंगी जिसके ऊपर रन्स भी बने। तो उस हिसाब से देखा जाए कि अगर आपके फास्ट बॉलर की मार लगती है, तो फिर आपके पास कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं, कौन से ऐसे जेन्युइन स्पिनर्स हैं जो इतनी ज्यादा अगर मार पड़ती है फास्ट बॉलर्स को तो उनके रन्स को कवर करें। मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आता। आप खुशदिल शाह को लेके जा रहे हैं, जिसकी खुद जगह नहीं बनती थी, वो जगह बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप उससे बॉल करवाते हैं, वो कैसी बॉलिंग करेगा, मेरी समझ से बाहर है। फिर सलमान आगा के ऊपर आप पूरी चैंपियन ट्रॉफी लेके चल रहे हैं एज अ स्पिनर, अगर आप उसको लेके चल रहे हैं, जाहिर सी बात है वो बैटिंग बॉलिंग सब करता, आप उससे बॉल करवाएंगे। तो मुश्किलात तो हैं। उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, हसनैन की बात करते हैं, हसनैन भी जब मार खाना शुरू करते हैं वो उनके रन ही नहीं रुकते। हारिस रऊफ जब मार खाना शुरू करते हैं उनके भी रन नहीं रुकते, ठीक है ना। इस तरह मैं शाहीन की भी बात करता हूँ। शाहीन भी जिस तरीके से नए बॉल से कितनी दफा हमने देखा, वो बहुत ज्यादा सर्किल में रन देते हैं। तो हमारे पास अभी फिलहाल नसीम शागी की बात करूं, वो कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें कुछ बेहतर बॉलिंग करते हुए जो है वो नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपनी बॉलिंग को देखूं चैंपियन ट्रॉफी के हिसाब से, क्योंकि दूसरी टीम जो है वो इवेंट में बहुत ज्यादा वर्किंग करके आती हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के क्रिकेट खेलती हैं, क्योंकि जाहिर बात उनकी कोशिश होती है कि हमारी जो शोभा है हर चीज का, बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग का, स्पिन का, मिडल ऑर्डर, ओपनर का, आप सब टीमों को देख लेना, कहीं भी आपको कुछ चीजें वीक नजर नहीं आएंगी। ये सिर्फ हमारे इसी में होता है। तो हमें बॉलिंग साइड कहीं ना कहीं हमें वीक नजर आती है, बाकी कहीं मतलब परफॉर्मेंस हो गई तो हो गई, लेकिन फिलहाल देखने में मुझे बैलेंस बॉलिंग लाइनअप या बैलेंस बैटिंग। जैसे इकबाल मैंने शुरू में शेर सुनाया था, तो मुझे वो बात याद आ रही है, जैसे मुहावरा भी बाद में हमें वो क्या था ना, देर आए दुरुस्त है, तो मुझे लगता है पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो कुछ यही हमारा मामला है। इकबाल भी आखिर में आपसे राय लेना चाहूंगा, फिर तनवीर से। इन पिचेस को देखते हुए सर, ये देखते हुए कि पहला मैच न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का, फिर इंडिया से, हमारे पास कोई गलती गुंजाइश नहीं है। भारत बांग्लादेश से खेल रहा है, उनको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि वो पहला मैच आराम से जीतकर एक अच्छे मोराल से आए। हमारा पहला मैच ही न्यूजीलैंड से है, फिर इंडिया से, फिर बांग्लादेश। आप पाकिस्तान को ग्रुप को देखते हुए इकबाल भाई, और फिर दूसरे ग्रुप में जितनी स्ट्रांग टीमें हैं, आप कौन सी 4 टीमों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सेमीफाइनल के लिए आपको जाती हुई दिखाई देती हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, हर खिलाड़ी अपनी जगह बनाने के चक्कर में होगा। जो लोग आए हैं काफी ले ऑफ के बाद, उनको तो कोशिश होगी कि हम अपनी जगह बनाएं। अपनी जगह बनाने के चक्कर में कहीं ना हो कि वो टीम को ले डूबे। तो न्यूजीलैंड से इंपॉर्टेंट मैच है, और फिर भारत को आपने खुद का बांग्लादेश से खेलकर उसे एडवांटेज होगा। वो अपने दुबई में सारे मैचेस खेलेगा। आप देखें, भारत ने अपनी टीम में 4 स्पिनर शामिल किए। कुलदीप यादव उनकी टीम में, अक्षर पटेल उनकी टीम में, रविंद्र जडेजा उनकी टीम में, और वॉशिंगटन सुंदर उनकी टीम में। और हमारे पास एक अकलौता अबरार, अगर उसकी पिटाई होना शुरू हो गई तो बेचारा क्या करेगा। मैं तो हैरान होता हूं। मुझे तो इस ग्रुप से पाकिस्तान, अल्लाह करे जीते, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जीते। पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भारत और न्यूजीलैंड मुझे जाते नजर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान जाएगा। और अगर आप दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, 2 तगड़ी टीमें। हालांकि लोग रेट कर रहे हैं अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो T20 क्रिकेट की उनकी बैटिंग जबरदस्त है। 50 ओवर में उनकी बैटिंग क्रम्बल कर जाती है। तो ये मेरी राय है सेमीफाइनल के लिए। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। इससे पहले हमारे साथ तनवीर मौजूद थे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दोनों स्टेडियम के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएं।
प्रोग्राम में खुशामदीद। बात करते हैं जनाब अब दोनों स्टेडियम के हवाले से जिनकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हैं। रोज लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त गद्दाफी में क्या हो रहा है, नेशनल स्टेडियम कराची में क्या हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया कि 7 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंशाल्लाह गद्दाफी स्टेडियम की जो है वो उसकी ओपनिंग करेंगे और फिर 11 फरवरी को सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की जो है वो रेनोवेशन के बाद जो प्रोसेस है उसको इफ्तिताह करेंगे कि इस वक्त दोनों स्टेडियम में क्या सूरत हाल है। पहले जानते हैं जनाब हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक जो कि नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से आपको डीएन स्पोर्ट पर डॉन न्यूज़ पर रोजाना अपडेट कर रहे होते हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान। बताइएगा इस वक्त स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, खासतौर पर सीटिंग कैपेसिटी है, नए इंक्लोजर्स बने हैं, उसके हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची की सबसे बेस्ट सीट पर, और अगर आपने 20,000 खर्च करने हैं तो आपको ये जो नए बनने वाले पैटर्न एनक्लोजर हैं, जो 2 एनक्लोजर हैं यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में जिनका इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान में पहली मरतबा ये पैटर्न एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। दुनिया भर में आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कि यहाँ से जो है वो प्लेयर्स गुजरते हैं और बीच से इंटरेक्शन भी होती है प्लेयर से, आप कुछ मांग भी सकते हैं, ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्फा है, थोड़ा सा गैप थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे। और देखते हैं कि ये कितना जब प्लेयर्स यहाँ से गुजरेंगे और कितना करीब से आप प्लेयर्स को देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये भी है कि अगर आपने इस एनक्लोजर का टिकट लिया है तो आपको 2-2.5 घंटे पहले ही यहाँ पर आना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो ये वाली लाइन और 2-3 लाइनें हैं वो सबसे अच्छा व्यू देंगी, क्योंकि अगर आप वहाँ बैठते हैं तो प्लेयर्स आपसे काफ़ी दूर हो जाएंगे और फिर आप जब एंड में आएंगे तो आपको वहाँ की सीट्स मिलेंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 550 यहाँ होंगे, 550 फैंस वहाँ होंगे, 1050 जो है वो चेयर्स यहाँ पे लगाई जाएंगी, जिनकी चेयर्स जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब से 1-2 रोज़ में इस चेयर्स का लगाने का अमल शुरू होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का जो सीमेंट वर्क है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं व्यू की बात करूँ तो ये 25,000 का जो टिकट है नेशनल स्टेडियम कराची में, जो कि VIP गैलरी का है उस बिल्डिंग में, उससे भी अच्छा व्यू है, क्योंकि आप यहाँ पर ग्राउंड पर बैठे हैं और वो 3rd फ्लोर है। वो 25,000 का टिकट है। और अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाए कि व्यू अगर हम देखें पूरे ग्राउंड का 360 व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। दोनों स्क्रीन जो जॉइंट स्क्रीन लग रही है नेशनल स्टेडियम कराची में, वो भी इसी एनक्लोजर से आपको नज़र आएंगी। तो एक ज़बरदस्त व्यू होगा। पैटर्न एनक्लोजर पहली मरतबा पाकिस्तान में बन रहा है, तो अगर आपके पास पैसे शॉर्ट हैं तो पैसे थोड़े से जमा करें, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 12 फरवरी को यहाँ पे पहला मैच है ट्राई सीरीज़ का, फिर 14 को फाइनल है ट्राई सीरीज़ का, और फिर 19 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होगा। तो आपको केन विलियमसन भी देखने को मिलेंगे, और न्यूजीलैंड के जो स्टार प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उनको आप काफ़ी करीब से देख सकते हैं। लेकिन आपको 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और मैच से तकरीबन 2-3 घंटे पहले यहाँ आकर बैठना होगा। बहुत शुक्रिया इमरान। यकीन तौर पर आपने फैंस के तो जज्बात को बढ़ाया, लेकिन यकीन करें इतना अच्छा आपने सारे अल्फाज अदा किए कि मेरी भी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि कब ये जो टीमें पाकिस्तान पहुंची और उनको हम इन एक्शन देखें, क्योंकि 96 के बाद ये पहला मौका है जब ICC इवेंट जो है पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी रिपोर्टिंग के लिए जनाब। और अब बात करते हैं हम गुलाम मुर्तज़ा से, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं। ये वो स्टेडियम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर 96 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ था। आपको याद है कि राना टुंगा ने जो है वो उस वक्त की जो हमारी वज़ीर-ए-आज़म है मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनसे जो है ट्रॉफी वसूल की थी वर्ल्ड कप की। आप देख सकते हैं मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर बड़े मुतहरिक दिखाई दिए। इस स्टेडियम की शक्ल तब्दील हो गई है, इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है, बहुत आसान बना दिया गया है। और अब इसमें छतें बाद में जरूर लगेंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन जब उनको मौका मिलता रहा, जब वो लाहौर में मौजूद थे, आते रहे और एक एक चीज़ को बारीक बीनी से उसका जायजा लिया। गुलाम मुर्तज़ा प्लीज़ बताइएगा इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की क्या सूरत हाल है, और अब तो तकरीबन तमाम जो इसकी तैयारियां हैं, इसकी रेनोवेशन है, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तमाम जो काम है अपग्रेडेशन का वो मुकम्मल कर लिया गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, मेन बिल्डिंग है, 5 मंजिला इमारत है, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। और इसके आगे 2 इंक्लोजर्स बनाए गए हैं, माजिद खान इंक्लोजर और ज़हीर अब्बास इंक्लोजर। पहली मंजिल पे 2 ड्रेसिंग रूम है, उसी तरह और 3 मंजिलें जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, उसके लिए आगे जो सोफ़ा नुमा सीटें भी नस्ब कर दी गई हैं। भारी मुआवजा अदा करने वाले शायकीन इस VIP इंक्लोजर्स में बैठेंगे, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में बैठेंगे। दीगर आपको बात करें तो तमाम इंक्लोजर्स के अंदर सीटें नस्ब कर दी गई हैं, बड़ी खूबसूरत कुर्सियां लगाई गई हैं, सफ़ेद और सब्ज रंग की कुर्सियां लगाई गई हैं। पहले ये 14 इंक्लोजर्स थे और अब ये 16 इंक्लोजर्स हो चुके हैं। उनके ऊपर नाम भी लिखे जा चुके हैं और 2 स्क्रीनें बड़ी खूबसूरत लगाई गई हैं और बड़ा खूबसूरत वो मंजर पेश कर रही हैं। लाइट्स की बात करें तो 6 टावर
कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स के रोशन हो चुके हैं। 480 लाइटें लगाई गई हैं, जदीद तर्ज की लाइटें हैं और इनमें फ़ीचर्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो इसलिए जो शायकीन कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखेंगे उनको तो जो बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, लेकिन जो लोग घर पे मैच देखेंगे उनको भी व्यू बहुत खूबसूरत मिलेगा। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन जो आएंगे वो बड़े खूबसूरत अंदाज में इस दफ़ा मैच इंजॉय कर सकेंगे। तो जैसे मैंने कहा जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर तकरीबन एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है। नया बिल्डिंग बनी है, पूरे इंक्लोजर्स को तब्दील किया गया है, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जंगले हटा दिए गए हैं, एक वहाँ पर जो है ना खंदक नुमा समझ लीजिए एक बहुत डीप सी चीज़ बनाई गई है। तो प्लीज़ आपने याद रखना है कि उसको जंप मार के जो है वो अबूर करने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना ना सिर्फ आप खाई में जाएंगे बल्कि फिर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सब कुछ इसलिए किया गया है, मेरे ख्याल में अब हमारा भी सबका फैंस का यहाँ पर बड़ा एक रोल बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करें। ऑलरेडी हमारे फैंस ने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दिया और टिकट धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं। और अगर आप ये प्रोग्राम चाहे टीवी पे देख रहे हैं या बाद में डीएन स्पोर्ट पे हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, डॉन न्यूज़ स्पोर्ट्स पर, तो आपने ज़रूर टिकट्स के फ़रोग के अपने हासिल करने के लिए जल्दी से कोशिश करनी है, वरना बाद में ये मत कहिएगा कि हमें मौका नहीं मिल सका। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनके एनालिसिस करेंगे, स्क्वाड एनालिसिस करेंगे और फिर की प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।